एवरीवन, आज हम क्लास 8 का 7 चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे भी। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का मतलब होता है कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स को किस तरह से कंजर्व करें, उनको बचाने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। इसमें हमने पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसके क्या काज क्या हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बेटा पेड़ों का काटना। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, बस आज हम रिवाइज कर रहे हैं अभी। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काट कर वहाँ पर हम क्या बना रहे हैं भाई, कल्टीवेशन कर रहे हैं, हम बिल्डिंग फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं और फर्नीचर को हम वुड को हम एज ए फर्नीचर और फ्यूल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा डिफॉरेस्टेशन का मेन काज है, यानी कि ह्यूमन बीइंग है भी। फिर सेकंड पॉइंट आया था कि हमें डिफॉरेस्टेशन को कंजर्व करने की आवश्यकता। कॉन्सिक्वेंस क्या क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या थे भाई, टेम्परेचर हाई हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा भाई, जो CO2 की मात्रा है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होएगी और हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ होएगा, जिसकी हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, हमारे एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग होगी और जिसकी वजह से कई बार डॉट्स भी हो जाती हैं भाई, जो डॉट्स का कारण होते हैं। और कई जगह फ्लूड का भी काज ये डिफॉरेस्टेशन ही है, कहीं ना कहीं का जो है वो डिफॉरेस्टेशन है। दूसरा क्या है, सोयल एरोजन होती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, क्योंकि क्या होगा जब भी बारिश वगैरह होगी तो अगर पेड़ ही उसको पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, जो लेवल वाटर का जो ग्राउंड लेवल है वो भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो उसकी जो जड़ें हैं वो पानी को सॉइल के अंदर सोख लेती हैं भाई। जब जड़ें ही नहीं होंगी, पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे भाई, वो ना तो सॉइल जो है उस वाटर को एब्जॉर्व कर पाएगी इतनी क्वांटिटी में, जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल का जो है वाटर जो है वो डिक्रीज होएगा। सोयल एरोजन क्या होगा कि जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़े हुए होती हैं, पकड़े हुए होते हैं, उनको एक तरह से जो छोटी छोटी घास होती हैं भी, पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं सॉइल को एक दूसरे के साथ जो हमारे मिट्टी के जो कण होते हैं उनको पकड़े रहते हैं। नहीं तो जैसे अगर वही नहीं होंगे तो क्या होगा, आंधी तूफान के साथ या फिर भी जैसे पानी के साथ मिट्टी बहकर दूसरे जगह पे चली जाएगी। यानी कि जो हमारी फर्टिलिटी है, सॉइल जो फर्टाइल सॉइल है वो हमारी एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, तो वहाँ पे कल्टीवेशन करना भी क्या हो जाएगा भाई, मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रुखी साल्ट जैसी वो क्या है, जो लैंड है वो आ जाएगी भाई, सेकंड लेयर जो है लैंड की वो आ जाएगी। फिर इसके बाद कहता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि हमें कंजर्व क्यों करना पड़ा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, क्योंकि जो है इनकी क्या होती है, जो किस्में हैं वो लुप्त होती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर है, लोइन है, इनकी स्पीसीज़ क्या होती जा रही है, बिल्कुल ख़त्म ही होती जा रही है। इनको कंजर्व करने के लिए और बहुत सारे ऐसे प्लांट भी है भाई जो कि कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, तो इन सब चीज़ों को अगली जनरेशन के लिए कंजर्व करने के लिए हमें वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी हुई। फिर इसके बाद हमारा आया था बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया है जिसके अंदर बहुत टाइप की जो वैरायटी होती हैं जानवरों की और हमारे पौधों की, उसको बायोडाइवर्सिटी भी बोल सकते हो। उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, उसको वैसा ही हैबिटेट देने के लिए, वैसा ही उसको एनवायरनमेंट देने के लिए कि जिस एनवायरनमेंट में वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करे, उसके लिए हमने बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह बनाए थे भी। जैसे कहाँ का पंचमरी जो है एक बहुत फेमस बायो रिजर्व माना गया है। इसके आसपास बहुत सारे नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है भाई, जैसे नेशनल पार्क सतपुरा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बोरी है, ठीक है, ये है भाई। इसके बाद हम पढ़ रहे थे हमारे फ्लोरा एंड फूना। फ्लोरा एंड फूना क्या होते हैं, फ्लोरा एंड फूना हमारे फ्लोरा किसी जगह के फेमस जो वो है पौधा है, प्लांट है, उसके लिए यूज़ किया जाता है बी फ्लोरा। और फूना किसके लिए यूज़ किया जाता है, किसी जगह के फेमस जो उस टाइप की किस्में वहाँ पे पाई जाती हैं, उस टाइप के एनिमल्स के लिए ये यूज़ किया गया है। फूना एनिमल्स के लिए और फ्लोरा प्लांट के लिए हम यूज़ करते हैं भी, ठीक है। इसके बाद आया था हमारा एंडेमिक स्पीसीज़। एंडेमिक स्पीसीज़ यानी कि किसी जगह पे जो स्पीसीज़ जो है वो बार बार वहीं एक ही जगह पे, यूँ नहीं है कि अलग अलग जगह पे हमारी किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी क्लाइमेट में के अंदर वे स्पीसीज़ मिल सकते हैं, नहीं, उनके लिए एक स्पेसिफिक क्लाइमेट होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसके अंदर वो क्या होती है भाई, अपनी जनरेशन को मूव करवाती हैं। जैसे
सोल मैंगो ट्रीज़ हैं, ये कुछ एग्जांपल हैं एंडोमिक फ्लोरा के, यानी कि जो पंचमरी बायोस्फीयर है उसके अंदर जो फ्लोरा है, वहाँ का जो फेमस प्लांट है वो कौन सा है भाई, साल का और वाइल्ड मैंगो का है। और अगर हम फूना के बारे में पूछेंगे तो क्या होगा भाई, वहाँ की जेंट स्क्वेल जो है वो वहाँ की फेमस क्या है भाई, फूना है। ठीक है, स्पीसीज से क्या मतलब होता है कि जो लंबे समय से एक ही टाइप के, एक ही स्ट्रक्चर के जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, एक ही उनकी एक स्ट्रक्चर होती है, शेप, यानी कि उनकी शेप जो होती है वो पर्टिकुलर होती है, जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड होते रहते हैं। रिप्रोडक्शन फर्टिलिटी के बाद क्या करते हैं, वो सेम मेंबर की स्पीसीज देते हैं, तो उसको हम उसकी जाति कहते हैं भी। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग है, ठीक है, चाहे लंदन का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे हमारे इंडिया का हो, उनकी जो बनावट होती है वो एक जैसी होती है, तो उसको हम ह्यूमन बींग स्पीसीज बोलते हैं भी, ह्यूमन बींग बोलते हैं। फिर आता है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे भाई। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुन पहली सीज ए बोर्ड विद पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न ऑन इट। जल्दी ही, मतलब जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, पंचमरी जो बायो रिजर्व था उससे आगे जब वे बढ़े तो उन्होंने देखा, जो पहेली थी सबसे पहले पहेली ने क्या देखा, बोर्ड देखा, वहाँ पे लिखा हुआ था पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उस पर लिखा हुआ था। तो प्रोफेसर अहमद उसको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं दैट किल क्रोचिंग और spotting animals in general is strictly prohibited and punishable by law in all such places. Wildlife sanctuary like reserve forest provide protection and suitable living condition to the wild animal। कहते हैं प्रोफेसर अहमद, उनको बताते हैं कि इस बोर्ड का मतलब ये है कि यहाँ से हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो स्टार्ट होती है और उसके अंदर कोई भी अनदर पर्सन जो है वो ना तो किसी जानवर को मार सकता है, ना ही उसको ये क्या था हमारा कैप्चरिंग एनिमल, ना ही किसी एनिमल को पकड़ सकता है। यहाँ पर जो स्ट्रिक्ट है लॉ बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग किसी भी जानवर को प्रोहिबिट ऐसा करने से, यानी कि उनको पकड़ने से और मारने वगैरह कुछ भी ऐसा काम करने के लिए उनको सख्त से सख्त कानून बनाया गया है, जिसमें उनको पनिश भी मिल सकती है, सज़ा भी मिल सकती है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, रिजर्व जैसे और नेशनल पार्क हैं, इन जैसे प्लेसेस पे अगर कोई किसी जानवर को पकड़ता है या फिर मारता है तो उनको सज़ा भी होती है भी। ठीक है, फिर कहता है सूटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल, यानी कि उनको वहाँ पर पशुओं को जो है वहाँ पर रहने के लिए उनकी सूटेबल कंडीशन दी गई है भाई। ही आल्सो टेल देम दैट पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू बी सर्टेन एक्टिविटी सच एज ग्रेजिंग बाय देयर लाइफ स्टॉक, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट एंड फायरवुड एट्सेट्रा। यानी कि कहता है ही आल्सो टेल, उन्होंने उन्हें ये भी बताया कि जो पीपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर रह रहे हैं जिनको अलाउड किया गया है, यानी कि सर्टेन एक्टिविटी, जैसे उनका ख्याल रखने के लिए भी, उनको टाइम टाइम पे मेडिसिन वगैरह देने के लिए, तो जो एक्टिविटी करने के लिए उन लोगों को रखा गया है वो ग्रासिंग बाय देयर लाइफ स्टॉक, वो जीवन के लिए भी स्टॉक, अपना जो पशु रख रहे हैं उनके लिए घास का स्टॉक रख सकते हैं। कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट, वो मेडिसिनल प्लांट को कलेक्ट करते हैं। फायरवुड को, यानी कि जो लकड़ियाँ सूख जाती हैं उनको आग जलाने के लिए इकट्ठा कर सकते हैं भी, यानी कि उनको इन कामों की परमिशन है वहाँ पर, जो वहाँ पर रह रहे हैं उस एरिया को, जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो हमारे नेशनल पार्क वगैरह इस टाइप के जो एरियाज़ हैं उनकी वो रक्षा करते हैं, उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए उनको वहाँ की कुछ चीज़ों को यूज़ करने के लिए छूट दी गई है भी, सिर्फ वही लोग इनका यूज़ कर सकते हैं। कहता है सम ऑफ द थंडर ट्रीटन वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, जो और हमारा क्या है भाई गोरिल्ला, और क्या था हमारा ये मार्स, क्रोकोडाइल, पाइथन और थिन कोराज एट्सेट्रा। कहता है कि सम जो थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल हैं, जैसे
कुछ के एग्जांपल इन्होंने दिए हैं, गोल्डन कैट हो गया, पिंक हेडेड डक हो गया, गोरिल्ला हो गया, पाइथन हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, वहाँ के कुछ जो ऐसे जानवर हैं जो जिनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है अभी। एंड सच आर लाइक सेंचुरीज, इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंड स्पेस बोर्ड लेवल फॉरेस्ट कहता है जो ये एरिया है ये इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो इनकी जो संख्या है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इंडियन सेंचुरीज ने ये यूनिक लैंड स्पीसीज़ हैं जिनको बड़े लेवल के ऊपर रखा गया है अभी। माउंटेन फॉरेस्ट एंड बस लैंड इन डिटेल ऑफ बिग रिवर्स, यानी कि इनको बड़े लेवल पे जंगल दिया गया है, माउंटेन कुछ कहीं कहीं पहाड़ी वगैरह भी बनाई गई हैं, और क्या कहता है कि इनके लिए वहाँ पे बड़ी बड़ी छोटी छोटी बड़ी बड़ी नदियाँ भी निकाली गई हैं जिनसे उनको वैसा ही हैबिटेट मिल सके भी। इट इज़ pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encourage upon them and destroyed them। कहता है it is pity that even protected forest, इसके साथ साथ उसके जो आसपास का जो फॉरेस्ट है जंगलों को भी आर नॉट सेफ बिकॉज जंगल भी जो है ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि पीपल लिविंग इन द नेबरहुड, जो लोग इसके आसपास रहते हैं वो क्या करते हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इनको ख़त्म कर रहे हैं अभी। चिल्ड्रंस आर रिमाइंडर ऑफ देयर विजिट टू द जू, जब इसके बाद क्या है, बच्चों को जो है किसी चिड़ियाघर की विज़िट की थी उन्होंने, तो उन्हें अपनी चिड़ियाघर की जू की जो विज़िट है वो याद आती है। दे रिकॉल दैट जूज आर आल्सो प्लेस वेयर एनिमल रिजर्व प्रोटेक्शन, कहते हैं कि उन्हें ये भी पता है, बताया गया है कि जू के अंदर भी, जू भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर पशुओं को प्रोटेक्ट किया जाता है भी, रखा जाता है भी, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके उन्हें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए जू एंड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और जू में क्या डिफरेंस है भाई। देखो जू के अंदर तो पशुओं को पिंजरे के अंदर रखा जाता है, ठीक है, और उनको क्या करते हैं कि उनको वैसा ही हैबिटेट नहीं दिया जाता, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क हैं, उनके अंदर जब इन एनिमल्स को रखा जाता है तो इनको वैसा ही एनवायरनमेंट दिया जाता है। तो कहता है विजिट ए नेबर, और जू जो है वो बहुत बड़े एरिया के अंदर नहीं होता, जबकि हमारी नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं ये बहुत बड़े एज कम्पेयर टू जू क्या होता है, इनका एरिया बिग होता है भी। विजिट ए नियर बाय जू, ऑब्जर्व द कंडीशंस प्रोवाइडेड टू द एनिमल वेयर दे सुटेबल फॉर द एनिमल्स, कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सीटिंग, कहता है कि आप किसी जू की एक विजिट करो जो आपके आसपास हो, ऑब्जर्व करो उनके पशुओं के ऊपर कौन सी कंडीशन अप्लाई है, और वे जो एनिमल्स हैं वहाँ रह रहे हैं क्या वो वहाँ पे सूटेबल हैं, और जो एनिमल वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए आर्टिफिशियल सेटिंग की गई है, यानी कि जो बनावटी उनके लिए पहाड़ नदियाँ वगैरह कुछ बनाई गई हैं। फिर कहता है कि इन देयर नेशनल हैबिटेट, क्या उनके जो वातावरण को, उनको प्राकृतिक वातावरण देने के लिए उनके लिए जो आर्टिफिशियल नदियाँ वगैरह हैं, पहाड़ वगैरह हैं, क्या वो सब बनाए गए हैं। इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग विल द एनिमल्स बी कंफर्टेबल इन, जो क्या आपके अकॉर्डिंग, आपके जो ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स जो होते हैं, पशु जो होते हैं जू के अंदर कंफर्टेबल होते हैं भी, क्या उनको वैसा ही हैबिटेट मिलता है, क्या ऐसा ही एनवायरनमेंट मिलता है, तो नहीं मिलता। इसीलिए तो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और ये सब कुछ बना रहे हैं। तो कहता है अब पढ़ेंगे हम नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क क्या होता है भी। ऑन द रोड साइड देयर वाज एनदर बोर्ड इन विच रिटर्न सतपुरा नेशनल पार्क। फिर कहते हैं कि उसके बाद पहेली और बूझों ने देखा कि इसके एक साइड के रोड के दूसरी साइड था जो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था सतपुरा नेशनल पार्क भाई। चिल्ड्रंस आर नाउ एगर टू गो देयर, जो चिल्ड्रन थे वो बच्चे थे वो बहुत ही उत्सुक हो गए वहाँ जाने के लिए। माधव जी टेल्स देम दैट देयर these reserve are large and diverse enough to protect whole sets of economics। कहता है कि ये बहुत बड़ा एरिया, उनको बताता है कि जो ये रिजर्व वाला एरिया है बहुत बड़ा है और डाइवर्स करता है, यानी कि वहाँ पर रह रहे सभी एनिमल्स के जो सेट है वो इकोनॉमिकली एक दूसरे को डाइवर्स करते हैं। इकोनॉमिकली का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर हमें क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों को छोटे जानवर खाते हैं, जैसे भेड़ बकरी को जैसे हाथ मतलब शेर चीता ये सब खाते हैं, तो ये एक इकोनॉमिकली सिस्टम बन जाता है, जो कि हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था भाई, ठीक है। फिर इसके बाद कहता है कि फिर हमारा दे
प्रिजर्व फ्लोरा फौना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। कहता है कि वहाँ पर प्रिजर्व किए गए हैं उस लैंड के, उस एरिया के जो फ्लोरा और फौना है उनको रखा गया है, उस एरिया के अंदर रखा गया है। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। कहता है सतपुरा जो नेशनल पार्क है वो पहला, इंडिया का पहला रिजर्व फॉरेस्ट है भी। द फिनेस्ट इंडिया टैग इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। जो इंडिया के अंदर जो फर्स्ट टैग होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं भी। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। कहता है कि हमारे इंडिया के अंदर 100 नेशनल पार्क, 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क हमारे इंडिया के अंदर हैं भी। फिर रॉक शेल्टर्स आर आल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। रॉक्स जो शेल्टर्स होते हैं वो भी सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते हैं। दीज आर द एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स। कहता है कि ये इस प्रकार से सबूत माना गया है कि ये जो बहुत ही पहले की ह्यूमन लाइफ की इन जंगलों में जब थी तब से ये यहाँ पे सबूत माना गया है कि भीम का यहाँ। दिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ प्रिमिटिव पीपल्स। तो ये क्या बताता है कि दीज गिव्स, ये हमें देते हैं आइडिया कि यहाँ पे प्रिमिटिव पीपल थे वो किस तरह से रहते थे भी। रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स। यानी कि जो ये चट्टानी हैं बड़ी बड़ी, इनके ऊपर पेंटिंग की गई हैं, पेंटिंग पाई जाती हैं। तो कहता है कि जो सतपुरा नेशनल पार्क है ये बहुत ही पुराना है और इसके अंदर जो है कुछ सबूत है कि यहाँ पे ह्यूमन लाइफ, जो इन जंगलों में जो ह्यूमन लाइफ थी वो बहुत पहले की थी, यानी कि प्री हिस्ट्री थी, यानी कि बहुत एशियन टाइम से थी। तो कहता है कि इससे हमें आइडिया लगता है कि यहाँ पे जो इन जंगलों में प्रिमिटिव पीपल्स की लाइफ किस तरह से गुजरती थी इनके बारे में आइडिया दिया गया है भी। क्योंकि जो रॉक्स पाई जाती हैं इसके अंदर, हमारे सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर, उन रॉक्स के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग की गई हैं, चित्रकारी की गई थी। जो टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 55 ऐसी रॉक साल्ट हैं भी, यानी कि ऐसी चट्टानें हैं। फिगर ऑफ द एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग मसल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिपेक्टेड इन दीज पेंटिंग्स। कहता है कि इन पेंटिंग्स के अंदर, इन फिगर के अंदर पशुओं की, लड़ते हुए इंसानों की, डांस करते हुए और जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए, इन सब की जो पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई हैं। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लाइव इन दी एरिया। यानी कि बहुत टाइम तक यहाँ पर जो इनका जीवन था वो व्यतीत हुआ था भी। इस टाइप का ये एविडेंस छोड़ के गए हैं भी। ए चिल्ड्रन मूव अहेड, दे सी ए बोर्ड विद सतपुरा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट। फिर बच्चों ने क्या देखा भाई, दूसरी तरफ देखा कि एक और बोर्ड रखा हुआ था, लगा हुआ था, उस पर लिखा था सतपुरा टाइगर रिजर्व। यानी कि तब माधव जी एक्सप्लेन करते हैं, उनको बताते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो टाइगर है हमारी कंट्री में उनके ऊपर ये प्रोजेक्ट था भाई। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड द मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। यानी कि इस प्रोजेक्ट का जो मेन एम था वो क्या था कि इंश्योर द सर्वाइवल, यानी कि जो टाइगर पॉपुलेशन जो कम होती जा रही है उनको ज़्यादा बढ़ाने के लिए और उनको सर्वाइव करने के लिए हमारे देश में उनकी मेंटेनेंस के लिए, यानी कि उनको एज इट इज़ एनवायरनमेंट देने के लिए, ताकि जो उनकी पॉपुलेशन है वो बढ़ जाए, इसके लिए एक ये टाइगर प्रोजेक्ट रखा गया था भी। ठीक है, इसके बाद आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। क्या कहता है, वे सोच रहे हैं कि बूजू जो है वो सोच रहा है कि यहाँ पे टाइगर अभी भी, इस जंगल में अभी भी टाइगर पाए जाते हैं। आई होप आई कैन सी ए टाइगर। मैं आशा करता हूँ कि मैं एक टाइगर को देख सकूँ भी। टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग। कहता है कि टाइगर भी एक उन्हीं स्पीसीज में से, उन्हीं जाति में से है जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं फ्रॉम आवर फॉरेस्ट्स, यानी कि हमारे जंगलों से वो विलुप्त हो रहे हैं। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक। पर जो सतपुरा टाइगर जो रिजर्व है वो यूनिक है, सेंस दैट ऑफ सिग्निफिकेंट इंक्रीज
इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ बीन सीन देयर। कहता है कि जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है वो एक यूनिक रिजर्व माना गया है, क्योंकि इसके अंदर जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो आज भी देखी जा सकती है। और इनके अंदर जो ये रिजर्व है हमारा सतपुरा टाइगर रिजर्व, इसके अंदर जो इनकी पॉपुलेशन है वो साथ साथ इंक्रीज भी हो रही है। वंस टाइम ए टाइगर एनिमल्स लाइक लोइन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज एंड बारासिंगा वर आल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। कहता है कि सतपुरा नेशनल पार्क में एक समय ऐसा भी था जब बहुत सारे एनिमल जैसे शेर है, हाथी है और वाइल्ड बफेलो जो है और बारासिंगा जो है, इस तरह के जो एनिमल सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते थे भी। एनिमल हुज नंबर आर डाइमिनिशिंग टू ए लेवल दैट दे माइट फेस एग्जिस्टिंग आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल। यानी कि जो अब इस लेवल पे आ गए हैं कि इनको एंडेंजर्ड एनिमल्स के अंदर काउंट किया गया, माना गया है अभी। बुजो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर वाइल बिकम्स एक्सटिंक्ट ए लॉन्ग टाइम एगो। बुजो जो है उसको रिमाइंड आता है कि डायनासोर जो बहुत साल पहले ही विलुप्त हो गए हैं उनके बारे में। सेवरल ऑफ एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन देयर नेशनल हैबिटेट। कहता है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि डिस्टर्ब हो गए हैं, उनकी नेशनल हैबिटेट को डिस्टर्ब कर दिया है, जिसकी वजह से उनका जो सर्वाइव करना है वो डिफ़िकल्ट हो गया है अभी। प्रोफेसर अहमद उनको बताते हैं कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल स्ट्रिक्ट रूल आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क। यानी कि हमने क्या, प्रोफेसर उनको बताते हैं कि अब उन पौधों और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसकी नेशनल पार्क वगैरह जैसे ये रिजर्व होते हैं उनको, उनके ऊपर इनके रूल लागू किए गए हैं अभी। ह्यूमन एक्टिविटी सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट एट्सेट्रा आर नॉट अलाउड। यानी कि इसी वजह से जो है नेशनल पार्क इन सभी ऐसी जगहों पे जो जहाँ पे जंगल हैं उन पे कानून बनाया गया है कि ना तो कोई घास खोद सकता है, ना ही कोई हंटिंग कर सकता है, ना ही कोई उनको पकड़ सकता है पशुओं को, और ना ही आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर सकता है। अभी यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है। आर ओनली बिग एनिमल फेसिंग एक्सटिंक्ट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बड़े ही जो पशु हैं वो ही अनडेंजर्ड एनिमल नहीं है, बल्कि छोटे भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं गया। माधव जी हमें बताते हैं पहली को कि स्मॉल एनिमल आर मच मोर इन डेंजर और बिकम एक्सटिंक्ट दैन द बिगर एनिमल। की जो छोटे जो जानवर हैं वो बड़े जानवरों से भी ज़्यादा मात्रा में विलुप्त होते जा रहे हैं, उन पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। एट टाइम वी किल स्नेक्स, फॉक्स, लिजर्ड, बैट एंड ऑल रूडलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोनॉमिक। हम इनकी जो बगैर ये जाने कि इकोनॉमिक सिस्टम को किस तरह से इम्पोर्टेंट के अंदर किस तरह से इनकी इम्पोर्टेंट है उसको जाने बिना ही इनको रूडली मारते जा रहे हैं। जैसे लिजार्ड हो गया, फ्रॉग हो गया, हमारा बैट हो गया, इन सबको किल करते जा रहे हैं। बाय किलिंग दैम वी हैव हार्मिंग आवरसेल्व्स। कहता है इनको मारने की वजह से जो है हमें बहुत नुकसान हो रहा है। दे माइट बी स्मॉल इन साइज, भले ही साइज में छोटे हैं, बट देयर रोल इज़ इन द इकोनॉमिक इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। पर इनके जो इको सिस्टम के अंदर जो इनका रोल है, प्ले करते हैं अपना रोल, वो बहुत बड़ा है, इनके साइज से तो बहुत बड़ा है भाई। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब अबाउट विच कैन लर्न इन क्लास 7th। कहता है कि ये एक जो चेन बनाई गई है, फूड चेन, यानी कि पौधों को कौन खाता है, पौधों को जैसे प्लांट्स को जैसे कौन खाते हैं, भेड़ बकरी, इस तरह से जो चेन बनाई हुई थी उस चेन के अंदर ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भी। और फूड वेब के अंदर भी जो हमने क्लास 7th के अंदर पढ़ी थी। एनी सिस्टम इज़ मेड ऑफ ऑल प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सोइल, रिवर, डेल्टाज एट्सेट्रा। कहता है कि यहाँ तक हमारी इको सिस्टम को बनाने के लिए पेड़ पौधे, पशु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक, उस एरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं जैसे क्लाइमेट, सोइल, रिवर, डेल्टाज, ये सभी इसके अंदर रोल प्ले करते हैं भी। फिर कहते हैं आई वंडर्ड इफ़ देयर इज़ एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीसीज।
कि वो सोचता है कि काश मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड होता जिसके अंदर हम अनडेंजर जो डेंजर के अंदर जो स्पीसीज़ हैं उनको हम काउंट कर पाते भी। अब आता है रेड डाटा बुक। 24 मिनट की हो चुकी है, कितना रहता है, थोड़ा ही रहता है, कर ही लेते हैं, चलो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। रेड डाटा बुक के अंदर क्या कहता है, प्रोफेसर अहमद जो है वो एक्सप्लेन करते हैं रेड डाटा बुक के बच्चों को। ही टेल्स देम रेड डाटा बुक इज़ द सोर्स बुक विच कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। कहता है जो रेड डाटा बुक है उसके अंदर रिकॉर्ड किया गया है कि जो अनडेंजर्ड एनिमल हैं और पौधे हैं उनके बारे में। रेड डाटा बुक इज़ मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो रेड डाटा बुक है उसको मेंटेन किया जाता है इंटरनेशनली लेवल के ऊपर, यानी कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है। इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया। रेड डाटा बुक के अकॉर्डिंग ही जो इंडिया है वो भी मेंटेन करती है जो भारत के अंदर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको जो खतरे में आए गए हैं उनको मेंटेन करने के लिए इंडिया भी काम कर रही है अभी। फिर कहता है माइग्रेशन क्या होता है, द एक्सक्यूजन पार्टी देन एंटर्स ट्रिपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। यानी कि कहता है एक्सक्लूजन पार्टी जो थी जो हमारे डीप फॉरेस्ट के अंदर तक जाने वाली किसकी प्रेजेंस में भी, माधव जी की प्रेजेंस में। दे सिट नियर द तावा, वो तावा के पास बैठी थी भी। फिर कहता है कि वो जो पहले सोचती है व्हाट वुड हैपन, यदि अब क्या होगा, इफ़ वी हैड नो वुड, यदि हमारे पास ना लकड़ी हो, इफ़ देयर एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल टू वुड, यानी कि उसका वुड की जगह पे कोई कुछ और अल्टरनेटिव यूज़ करने के लिए भी ना हो हमारे पास। आई नो दैट पेपर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, हम जानते हैं कि पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, जो हमें जंगलों से मिलता है। आई वंडर वेदर देयर आर मैनी अल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर पेपर, यानी कि मैं सोच रही हूँ कि जो पेपर के भी और अल्टरनेटिव कौन सी चीज़ें हम अवेलेबल कर सकते हैं अभी। तो कहता है कि माधव जी के पास जो है, माधव जी की प्रेजेंस में वहाँ पे क्या आए हुए थे भी, कुछ लोग आए हुए थे जो अंदर तक डीपली उसकी स्टडी कर रहे थे। रिजर्व टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, जो रिजर्वर थे वो कुछ टाइम माधव जी की प्रेजेंस में क्या कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड नियर द रिवर, जो पहेली है वो ऑब्जर्व कर रही थी कि रिवर के आसपास से कुछ बर्ड्स उसे दिखाई दे रहे थे, उनको देख रही थी वो। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट आर द माइग्रेटरी बर्ड, माधव जी उनको बताते हैं कि ये सारे के सारे जो उनको दिखाई दे रही है माइग्रेटरी बर्ड है। माइग्रेटरी बर्ड का मतलब होता है बेटा कि एक जगह से जब किसी जगह का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो ठंडे, जैसे समर के अंदर हमारे क्या होते हैं, विंटर के अंदर पोलर जो रीजन होते हैं वहाँ से डक वगैरह हमारे इंडिया के अंदर आती हैं भाई, ताकि उनको थोड़ा सा हॉट रीजन मिल सके भाई, ठीक है। तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पे सरवाइव करने के लिए आने वाले उन पक्षियों को हम क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड बोला जाता है। दिस बर्ड हैव फ्लोन हियर फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहते हैं कि ये जो पक्षी आए हुए हैं ये हमारे संसार के अलग अलग हिस्सों से उड़कर आए हुए हैं। माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फार अवे एरिया एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज दे फॉर द क्लाइमेट चेंज। देखो आ गया ना, माइग्रेटरी बर्ड जो होते हैं बहुत दूर से उड़ के आए हुए हैं ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं ये, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जो क्लाइमेट है वहाँ का वातावरण जो है वो चेंज हो जाता है। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग एज द फर्दर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकॉज वेरी कोल्ड एंड इन हॉस्पिटेबल। कहता है कि ये फिर वापस उड़ जाते हैं और अपने अंडों को भी ले जाते हैं वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि उसी वेदर के अंदर जहाँ पर उनका नेचुरल हैबिटेट है। बिकॉज वेरी कोल्ड, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड होती है और हॉस्पिटेबल भी हैं भी। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग इन हॉस्पिटल वेरी कोल्ड, बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड और नोन एज माइग्रेटरी बर्ड एज पहेली लर्न इन क्लास 7th भी। पहेली ने पढ़ा था 7th क्लास में, जो एक जगह से दूसरी जगह पे सरवाइव करने के लिए या उड़कर तय करके जो
आते हैं उन पक्षियों को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड। आपको भी समझ में आ गया होगा भी माइग्रेटरी बर्ड यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अपने सर्वाइव करने के लिए, यानी कि जब उनका क्लाइमेट चेंज होता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के आ जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रहते हैं भी। फिर आता है हमारा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की पेपर रिसाइकलिंग क्या है। प्रोफेसर अहमद ड्रॉ अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर काज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद उनको एक बार फिर से बताते हैं, अटेंशन देते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है वो बड़ा कारण है किसका भाई, ही टेल्स देम दैट इट टेक 70 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर, यानी कि 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 जो हैं बड़े ट्रीज़ को हम क्या करते हैं, उगाना पड़ता है, यानी कि ग्रोन ट्रीज़ हमें उगाना चाहिए। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, तभी हम पेपर को सेव कर सकते हैं, यानी कि 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 बड़े बड़े पौधे उगाने चाहिए भी हमें। फिर प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं कि जो पेपर होते हैं वो रिसाइकल्ड हो सकते हैं लाइक टू 7 टाइम्स ऑफ फॉर यूज़, यानी कि वो जो रिसाइकल होकर फिर दोबारा से यूज़ कर सकते हैं हम उनको। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एट लीस्ट 1 शीट पेपर इन ए डे, यदि एक स्टूडेंट 1 शीट पेपर भी एक दिन में बचाएगा तो हम बहुत सारे पौधों को ईयर के अंदर बचा सकते हैं भाई, यानी कि एक साल में बहुत सारे पौधे हम बचा सकते हैं। वी शुड शेव रीयूज़ यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट, कहता है कि हम उन पेपर्स का रीयूज़ करके, सेव करके और क्या करके, रिसाइकल करके भी उनको बचा सकते हैं। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्री बट आल्सो सेव एनर्जी एंड पेपर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। तो कहता है न सिर्फ हम क्या करेंगे भाई, पेपर को सेव करेंगे, पेड़ों को सेव करेंगे, यानी कि पेड़ों को बचाएंगे, बल्कि इसके अलावा हम अपनी एनर्जी को भी बचाएंगे और साथ साथ जो वाटर नीडेड मैन्युफैक्चरिंग जो पेपर बनाते हैं उनको भी हेल्प मिलेगी भाई। मोर एवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज इन पेपर मेकिंग विल आल्सो बी रिड्यूस, और जो पेपर बनाने में बहुत सारे जो केमिकल्स यूज़ होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं उनको भी हम कम कर सकते हैं भी, रिड्यूस कर सकते हैं। इज़ देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या हमारे पास ऐसा कोई परमानेंट सॉल्यूशन है जिसकी वजह से हम जो डिफॉरेस्टेशन जैसी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके भाई। रिफॉरेस्टेशन, उसका क्या सॉल्यूशन है, रिफॉरेस्टेशन, यानी कि दोबारा से प्लांट लगाना भी। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज़ रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का सिर्फ एक ही आंसर है कि उसको सजेस्ट करते हैं प्रोफेसर अहमद की रिफॉरेस्टेशन करो। डिफॉरेस्टेशन इज रेस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, यानी कि कहता है कि हम जो बचे हुए पौधे हैं उनको डिस्ट्रॉय ना करें, जो बचे हुए जंगल हैं उनको डिस्ट्रॉय ना करें और नए प्लांट्स भी हमें लगा दें, तो क्या होगा, रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, यानी कि डिफॉरेस्टेशन से हम बच सकते हैं भाई। फिर कहता है द प्लांटिंग ट्री शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन द फॉरेस्ट, वैसे ही सेम स्पीशीज़ हमें जनरली लगानी चाहिए जो जंगलों में पाई जाती है। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्री वी कट, यानी कि हम बहुत सारे जो पौधे शुड प्लांट, यानी कि हमें इतने तो लगाने चाहिए कम से कम जितने हम काट रहे हैं। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली आल्सो, रिफॉरेस्टेशन जो है वो नेचुरली हमें इनको टेक प्लेस कर सकते हैं भाई। इफ़ द डिफॉरेस्टेशन एरिया इज़ लिफ्ट अनडिस्टर्ब, इससे हमारा डिफॉरेस्टेशन एरिया जो है वो अनडिस्टर्ब हो जाएगा, यदि अनडिस्टर्ब हुआ है तो वो रीस्टेबलाइज हो जाएगा अपने आप, यानी कि जितने हम पेड़ को काट रहे हैं उनकी जितने ही हम अगर पौधे लगाते जाएंगे तो रिफॉरेस्टेड जो एरिया है वो अपने आप क्या हो जाएगा, जो डिफॉरेस्टेड एरिया है वो रिफॉरेस्टेड एरिया के अंदर क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। इन नेचर रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग, कहता है कि नेचुरल जो रिफॉरेस्टेशन है उसके अंदर ह्यूमन बींग का कोई रोल नहीं है। वी हैव ऑलरेडी काज्ड ट्रेमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट, हमें सिर्फ इतना पड़ा है कि इसकी वजह से हमें क्या होते हैं, हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। इफ़ वी हैव टू, यदि हम क्या करें, यदि हम रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ आवर फ्यूचर जनरेशन, यदि हम अपनी अगली जनरेशन के लिए अच्छा वेल्थ नेचर चाहते हैं, वेल्थ फ्यूचर चाहते हैं, तो हमें हरे पौधों को लगाना चाहिए। प्लांटिंग ऑफ मोर
ट्रीज इज़ इन द ओनली ऑप्शन, सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हमें प्लांटेशन करनी चाहिए पौधों की भी। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, यानी कि कहते हैं कि प्रोफेसर अहमद उनको बताते हैं कि इंडिया के अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया है उसको लागू किया गया है। दिस एक्ट इज़ एमेड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट, यानी कि कहता है कि इस एक्ट का जो एम है, जो लक्ष्य है वो क्या है, प्रिजर्व करना और कंजर्वेशन करना जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट है, जो जंगल हैं, और उन हमारी जो वहाँ के आसपास के जो फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनकी बेसिक चीज़ों को पूरा नीड को पूरा करने के लिए एक मीटिंग रखी गई थी भी। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हैंडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट, कहता है। फिर माधव जी उनको बताते हैं, पूछते हैं बच्चों से, कहते हैं कि अब आप वापस चलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सनसेट से पहले जंगल से निकलना है, क्योंकि सनसेट के बाद जंगल में रहना, स्टे करना लागू कानून के खिलाफ है भी, एडवाइजेबल है। ऑन गेटिंग बैक, चलो वापस चलते हैं। प्रोफेसर अहमद एंड चिल्ड्रंस थैंक्स माधव जी फॉर गाइडिंग दैम थ्रू दिस एक्सपीरियंस, कहते हैं माधव वे वापस जब जाने लगे तो प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने माधव जी को थैंक यू बोला और बोला कि आपने जो हमारा गाइड बन के हमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया है उसके लिए धन्यवाद। यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।